सोचकर देखिए, एक साम्राज्य जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था, वो कैसे सिर्फ 150 सालों में अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिखर कर रह गया। जी हां, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के उसी लंबे सूर्यास्त की। तो इस कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे साम्राज्य पर एक साया मंडराने लगा, फिर आएगा किंग मेकर्स का दौर, उसके बाद आक्रमण और अलगाव की बात करेंगे, फिर दिल्ली से पालम तक का सफर और आखिर में अंतिम मुगल सम्राट की कहानी। तो शुरुआत होती है साल 1707 से, सम्राट औरंगजेब की मौत। ये एक ऐसा मोड़ था जहां दशकों से चली आ रही स्थिरता यानी स्टेबिलिटी अचानक से खत्म हो गई और शुरू हुआ अराजकता का एक नया दौर। औरंगजेब के जाते ही पतन फौरन शुरू हो गया। उनके 3 बेटों के बीच तख्त के लिए ऐसी लड़ाई छिड़ी कि साम्राज्य की बुनियाद ही हिल गई। समझिए, जड़ों को दीमक लग गई। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ अकबर और औरंगजेब जैसे बादशाह, जिन्होंने लगभग 50-50 साल हुकूमत की, एकदम स्थिर मजबूत शासन, और दूसरी तरफ साल 1719, एक ही साल में 4 अलग अलग बादशाह। सोच सकते हैं, एक के बाद एक तख्त पर बैठे और उतार दिए गए। इससे साफ पता चलता है कि साम्राज्य की नींव कितनी खोखली हो चुकी थी। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे। असली ताकत तो उनके हाथ से निकल चुकी थी और उन लोगों के हाथ में चली गई थी जो पर्दे के पीछे से उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। इन्हें कहा जाता था किंग मेकर्स, मतलब बादशाह बनाने वाले। ये इतने ताकतवर दरबारी थे, जिनमें सबसे मशहूर थे सैयद बंधु, कि अब वही फैसला करते थे कि अगला बादशाह कौन होगा। मतलब साफ था, बादशाह अब तख्त पर बैठने वाली एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। तो इनका काम करने का तरीका क्या था? बहुत सिंपल पर बेहद असरदार। पहले तख्त के लिए किसी एक दावेदार को चुनो, फिर उसे अपनी कठपुतली बनाकर तख्त पर बिठा दो। तीसरा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, और जब भी लगे कि ये कठपुतली अब काम की नहीं रही, उसे हटाकर किसी नए को ले आओ। पूरा मुगल दरबार इनकी उंगलियों पर नाचता था। और इसकी पहली मिसाल बना जहांदार शाह। एक रईस था जुल्फिकार खान, उसने इसको सपोर्ट किया और बादशाह बना दिया। ये मुगल इतिहास का पहला, कह सकते हैं, ऑफिशियल कठपुतली सम्राट था, जिसके हाथ में ताकत तो थी पर उसकी डोर किसी और के हाथ में थी। तो जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले तो हमला करते ही हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मुगल साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरी ने बाहरी दुश्मनों को खुला न्योता दे दिया और साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होने लगा। साल था 1739। फारस से नादिर शाह आया और उसने दिल्ली को इस तरह लूटा, इस तरह बर्बाद किया कि पूरी दुनिया के सामने मुगल साम्राज्य की खोखली ताकत की पोल खुल गई। दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। ये हमला साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह था। और नादिर शाह के हमले के बाद तो जैसे सबको मौका मिल गया। जो बड़े बड़े गवर्नर थे, उन्होंने दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाया। दक्कन में निजामुल मुल्क ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, अवध में सादत खान ने, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी मुर्शिद कुली खान के अधीन अलग हो गए। एक एक करके साम्राज्य के सबसे अमीर हिस्से उसके हाथ से फिसलते जा रहे थे। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दुखद है। एक वक्त था जब मुगल बादशाह पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखते थे, और अब हालत ये थी कि उनकी अपनी दिल्ली में उनकी हुकूमत नहीं चलती थी। उनकी ताकत लगभग 0 हो चुकी थी। उस दौर में एक कहावत मशहूर हो गई थी, सल्तनत शाह आलम अज दिली ता पालम। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि बादशाह शाह आलम की हुकूमत सिर्फ दिल्ली से पालम तक है। पालम, जो आज दिल्ली का एक हिस्सा है, बस इतनी सी रह गई थी मुगल सल्तनत। और इसी बीच एक नई ताकत हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आलमगीर द्वितीय के समय में हुई प्लासी की लड़ाई, इस एक लड़ाई ने बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा करवा दिया और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। और यह सिलसिला चलता रहा। हर नए बादशाह के साथ अंग्रेज और मजबूत होते गए। फिर आए शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई में उनकी हार ने तो जैसे सब कुछ साफ कर दिया। अब हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला दिल्ली के तख्त से नहीं बल्कि कहीं और से होगा। इसके बाद तो हालत और भी खराब हुई। अकबर द्वितीय के दौर तक आते आते मुगल बादशाह सिर्फ एक पेंशनर बनकर रह गए थे। एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी उन्हें जीने के लिए पैसे देती थी, उनकी सुरक्षा करती थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये।
और अब इस लंबी कहानी का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पन्ना। ये हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन दुनिया उन्हें उनके असली नाम से कम और उनके शायराना नाम जफ़र से ज़्यादा जानती है। एक ऐसा बादशाह जो तलवारों के दौर में शायरी कर रहा था, एक फीका पड़ता हुआ चिराग। 1837 में वो बादशाह बने, नाम के। फिर 1857 में जब क्रांति हुई तो उन्हें मजबूरन उसका नेता बना दिया गया। और इसका अंजाम क्या हुआ? उन्हें देश से निकालकर रंगून, बर्मा भेज दिया गया। वहीं 1862 में उनकी गुमनामी में मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिट गया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक एक पूरे युग को परिभाषित किया, वो इतनी बुरी तरह से इतिहास के पन्नों में कैसे खो गया? ये कहानी हमें ताकत और उसके हमेशा ना रहने की क्या सीख देती है?